हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आज घटना चक्र का एविडेंस का लास्ट लेक्चर होगा। आज के बाद पूरी घटना चक्र एविडेंस की कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो परमानेंट देखी है तो उनका प्री तो तैयार हो गया। अब उनकी मेंस के लिए मैं पर डे एविडेंस का एक क्वेश्चन मेंस का लिख के आपको वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपका पीटी तैयार हो गया और साथ में एविडेंस भी तैयार होता रहे। तो जो मान लीजिए आप यूपी पीसीएस जे की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एपीओ में 100 नंबर का एविडेंस आता, तो इससे आपका क्या है 100 नंबर मेंस का पेपर तो तैयार होता रहेगा। तो जितने लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो उनको मैं ये चाहता हूँ, देखो मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो मेरी वीडियो से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से जिन लोगों ने परमानेंट मेरा वीडियो देखा तो उनके लिए मैं एक और मेंस का पर डे एक क्वेश्चन एविडेंस का लिख के दूंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी को प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है। तो 140 में है, 141 में है, 142 में है, 139 में है। तो किस में दिया है, 140 में दिया। इससे क्या कहता है कि साक्ष्य अधिनियम धारा 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिरक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। धारा 141 सूचक प्रश्न से के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 142 यह प्रावधानित करती है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए, और धारा 139 यह प्रावधानित करती है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति साक्षी नहीं हो जाता, और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता तब तक उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि न्यायालय की अनुमति से किस प्रकार सूचक या मुख्य प्रश्न परीक्षण में पूछे जा सकते हैं। केवल प्रावेशिक या परिचयात्मक, केवल विवादिक, केवल जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हों, परिचयात्मक एवं पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हों। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए। अभी इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, धारा 142 के पैरा 2 के अनुसार न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या जो उसकी राय के पहले ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुकी है, सूचक प्रश्न के लिए अनुज्ञा देगा। अतः प्रश्नगत तथा प्रावेशिक पर्याचक या पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रभावित है, मुख्य परीक्षण के तौर पर न्यायालय की अनुमति में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है कि कोई भी प्रश्न जो उत्तर देने को सुझाता है उसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता, तो यह कहा जाएगा अशिष्ट प्रश्न, कलंकात्मक प्रश्न, क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न, सूचक प्रश्न। तो सूचक प्रश्न, उत्तर पाना चाहता है तो सूचक प्रश्न। कोई भी प्रश्न जो उत्तर पाने को सुझाता है, जिससे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 में क्या कहलाएगा, सूचक प्रश्न कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो सूचक प्रश्न को 141 में प्रावधानित किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से कौन से परिस्थिति में मुख्य परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन बातों के बारे में जो विवादित है या पुनः स्थापना के रूप में नहीं है, जब प्रश्नगत बात पर्याप्त रूप से साबित है, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, उपयुक्त में से किसी भी परिस्थितियों में, आप उत्तर में बी हो जाएगा, जब प्रश्नगत बातें पर्याप्त रूप से साबित हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार सूचक परीक्षा या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तब न्यायालय की अनुज्ञा में सूचक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। न्यायालय उन मामलों में सूचक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देगा जो पुनः स्थापना के लिए निर्विवाद हैं या जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं, प्रति परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रति परीक्षा में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, परंतु ध्यातव्य है कि धारा 142 के अंतर्गत सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार आक्षेप करे तो न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, पुनः परीक्षा में। तो किसमें, प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मुख्य परीक्षा में कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, असंगत प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, प्रति प्रश्न, सूचक प्रश्न। तो कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि जो पक्षकार साक्षी को बुलाता साधारणतः साक्षियों का रुख उसी के पक्ष पे होता है, इसलिए यदि उसे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो वह सूचित किए गए ढंग से उत्तर देगा। इस विषय में न्यायालय के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न का विकल्प डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य साक्षियों की परीक्षा के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार दिया जाएगा। लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक 62 के क्लास 1 के अनुसार, 114 के क्लास जी और एच के अनुसार, 166 के अनुसार, 144 के अनुसार। 144 के अंतर्गत लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य संबंधी उपबंध किया गया, जब धारा 65A उन स्थितियों का उल्लेख किया गया जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता। धारा 66 के अंतर्गत पेश करने की सूचना के बारे में नियम दिया। 114 के अंतर्गत दृष्टांत की उपधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट विटनेसेस में बी क्रॉस एग्जामिनेशन टू ए प्राइवेट स्टेटमेंट इन राइटिंग आफ्टर प्रूविंग द सेम एंड showing the same to the witness without proving the same but only after showing the same of witness after proving the same and reading the same to the witness without proving the same and without showing the same of the witness। तो इसमें क्या हो जाएगा, विदाउट प्रूविंग। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि 145 कहता है कि 145 पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिरक्षा संबंधी प्रावधान वर्णित करता है, जिसके अनुसार किसी साक्षी के उन पूर्वोत्तर कथन के बारे में जो उसमें लिखित रूप से किए गए हैं या लेखबद्ध किए गए जो प्रसंगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसे लेख उसे दिखाए बिना या लेखे के साबित हुए बिना प्रतिरक्षा की जाएगी। किंतु यदि उस लेख द्वारा जिसका उसका खंडन करने का आशय हो तो उसे लेख को साबित किए जाने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन में किया जाता है। किसी भी साक्षी के उन पूर्वोत्तर कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या लेखबद्ध किए हैं और जो प्रश्नगत बातों में सुसंगत है, प्रतिरक्षा की जा सकती है। कैसे की जा सकती है प्रतिरक्षा, अब ये देखा जाए। प्रतिरक्षा की जाती है ऐसे लेखों को दिखाने के बाद, ऐसे लेखों को उसे दिखाए बिना, ऐसे लेखों को उसे दिखाकर या दिखाए बिना उपयुक्त में से तो ऐसे लेख उसे दिखाए बिना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत किसी भी साक्षी को पूर्वोत्तर लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिरक्षा की जा सकती है उसे साबित करने वाले साक्षी को दिखाने के पश्चात, बिना उसको साबित किए हुए परंतु उसको साक्षी के रूप में दिखाने के पश्चात, उसको साबित करने और साक्षी को पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात उसे बिना साबित किए और बिना साक्षी को दिखाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिना साक्षी को दिखाए, डी हो जाएगा। क्या कहता है, एक अवयस्क बालिका क्या के साथ बलात्संग किए जाने के पश्चात वह आत्महत्या करने का प्रयास करती। बलात्संग के संबंध उसका सुसाइड नोट 32(1) के अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य है, 157 के अंतर्गत ग्राह्य है, 32(6) के अंतर्गत ग्राह्य है, 33 के अंतर्गत। तो ये किसके 157 के, क्योंकि वो बच गई है।
प्रयास कर रही ना आत्महत्या का, तो 157 में 157 के अंतर्गत एक अवयस्क महिला के साथ बलात्कार किए जाने के पश्चात वह आत्महत्या करने का प्रयास करती। बलात्कार के संबंध में उसका सुसाइड नोट ग्राह्य है। साक्षी की संपुष्टि दो प्रकार से की जाती है। साक्षियों के वर्तमान साक्ष्य की संपुष्टि उसके पूर्वोत्तर साक्ष्य द्वारा की जा सकती है। धारा 157 अन्य साक्षियों के कथन द्वारा। डॉक्टर रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में एक छोटी लड़की जो बलात्कार से पीड़ित थी, उसने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस बात की संपुष्टि हेतु उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के 4 घंटे बाद जो बातें उसने अपनी मां को बताई थी उसका प्रयोग करने की अनुज्ञा दी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि 164 के अंतर्गत संस्वीकृति भिन्न अभिलिखित है। साक्ष्य का सारभूत नियम है, सारभूत नियम नहीं है, सारभूत साक्ष्य है या नहीं, या परिस्थितियों के तथ्यों पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सारभूत साक्ष्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभिलिखित बयान सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसका केवल इतना महत्व है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 व 157 के तहत इसका खंडन और संपुष्टि किया जा सकता है। धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कथन खंडन के लिए संपुष्टि के लिए साक्षी की याददाश्त को ताज़ा करने के, इनमें से कोई नहीं। तो खंडन करने के लिए क्या करने के लिए क्या करने के लिए किया जाता है, केवल 164 का बयान क्या करने के लिए किया जाता है, खंडन के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये जो 161 का बयान खंडन करने के लिए, 164 का बयान खंडन और मंडन दोनों करने के लिए किया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान इसका प्रयोग किया जा सकता है। सूचना की संपुष्टि के लिए, सूचना के विरोधाभास के लिए, सूचना की संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए। तो FIR सूचना की संपुष्टि और विरोधाभास दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के 3 के परंतु के अधीन बलात्कार के अधीन अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में उसके साधारण अनैतिक चरित्र के से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की अनुज्ञा से उसके साधारण अनैतिक प्रश्न के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उसके बलात्कार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा, उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में पूछा नहीं जा सकता। 146 का 3 परंतु के अधीन क्या कहता है कि बलात्कार के अभियोजन की अभियोक्त्री जिसका प्रोसिक्यूटर प्रतिरक्षण में उसके अनैतिक चरित्र, जो बलात्कार की जो पीड़िता है उसमें 146(3) में बताया गया कि उससे अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। इसमें क्या कहता है, दंड विधि संशोधन 2013 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 146(3) के परंतुक के निम्न परंतुक में प्रस्तापित किया गया। इसके अनुसार परंतुक भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 A, B, C, D, E, F, G, E, F, D, E के अधीन अपराध के किसी अन्य अपराध से कारित करने में प्रयत्न अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादाग्रस्त या अनुज्ञेय नहीं होगा, ऐसी सम्मति की गुणवत्ता को साबित करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसी पीड़िता के समान अनैतिक चरित्र या लैंगिक अनुभव के संबंध में उससे साक्ष्य पेश किया जाए या प्रतिपक्षा में प्रश्न पूछे जाएं। अब आ जाओ बलात्कार या बलात्कार की कोशिश में अभियोजन की प्रति परीक्षा में पीड़ित साधारण अनैतिक आचरण से संबंधित प्रश्नों का पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। यह नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के 146 के किस साल में संशोधन किया गया? तो ये किस साल में संशोधन किया गया? 2013 होगा भाई, ये डी होगा। अभी ऊपर पड़े हो ना 2013। देखो यहाँ सही भी कर दिया, तो उसको 2003 जो लिखा है 2013 कर लेना। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 और धारा 155 और 2002 संशोधन किया गया। इसके द्वारा 146 परंतु जोड़ा गया, 155 खंड 4 को निकाल देता था। यह धारा 146 के 2013 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। 2013 से संबंधित भारतीय अधिनियम 1872 में कौन कौन सी धारा में संशोधन, खूब इंपॉर्टेंट, खूब पूछा है ये।
53A 113 है, 113 भी 114 है, 53A 113 भी 114 है, 53A 113 है, 114 146, 53A 114 119 146। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, 53A 114 119 146। इसी में संशोधन 2013 में किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक विधि अधिनियम 2018 में संशोधित की गई थी? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो धारा 53A 119 146। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें केवल पहला और तीसरा सही है। पहला 53 और 146 में 2018 में संशोधन किया गया। ये भी पढ़ लो। तो अब इसको पढ़ लिया जाए। दंड विधि के अधिनियम 2018 द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A और 46 के परंतु में निम्नलिखित प्रतिस्थापित की गई है, जिसमें 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376 ABCD जितनी भी धाराएं हैं ABCDA और DBDE 376E अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न है वहां पीड़िता के सील ऐसे किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य सम्मत के लिए सुसंगत नहीं होगा एवं धारा 146 के परंतु के 376, 346, 376, 376A, 376B जितने भी 376 रेप के मामले में किसी भी अपराध में अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न, जहां किसका कंसेंट का प्रश्न हो विद्यमान हो वहाँ पीड़िता की प्रतिरक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसे सम्मति साबित करने के लिए प्रश्नों का पूछे जाने की अनुमति नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि 2018 द्वारा संशोधित किया गया? तो किसमें? 146 में भी 2018 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। प्रति परीक्षा में कौन सा विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? उसकी सत्यवादिता प्रश्न, उसका पता लगाने के लिए वह कौन है, उसके सील पर दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अनुसार जबकि किसी साक्षी की परीक्षा की जाती है तब उसमें एतमिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकेगा जिसकी प्रवृत्ति, अब प्रवृत्ति देखो कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा कर लो, ये खूब पूछता है इसी वजह से इसको अच्छे से देख लेना। प्रवृत्ति कैसी? उसकी सत्यवादिता परखने के लिए या पता लगाने के लिए कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसके प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्त्र या संप्रहण के लिए उच्चन करता हो या प्रच्छन या परोक्षता उच्चन करने की प्रवृत्ति रखता हो, परंतु यह कि बलात्कार करने अथवा बलात्कार का प्रयत्न करने के लिए अभियोजन में अनियोग्य नहीं होगा। अभियोक्त्री से उसके सामान्य अनैतिक चरित्र के संबंध में कोई परीक्षा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा परीक्षा या विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते का प्रावधान करती है? 146, 145, 144, 147। तो किस में करता है? 146 में करता है। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा कथन गलत है? जिरह में गवाह के उस पक्षकार का प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे यह जाना जा सके कि जीवन में उसकी स्थिति क्या है। गलत पूछा है तो ये सही है। जिरह में गवाह के उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी उसकी सत्यता का परीक्षण, ये भी सही है। चरित्र के लिए गवाहों को फिर से जांच नहीं की जानी चाहिए, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। चरित्र के लिए कर सकते हैं। जिरह में गवाह से में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसको वह जान सकेगा कि वह कौन है, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है? उपरोक्त ए बी सी डी 146 के अनुरूप है अतः सत्य है, किंतु सी 140 के अनुरूप नहीं है क्योंकि चरित्र के गवाह परीक्षा तथा पुनः परीक्षा दोनों में की जा सकती है, अतः सी सत्य है। फिर आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न क्या है? भारतीय साक्ष्य 1800 उस विषय से संबंधित प्रश्न जो कि वाद या कार्रवाई में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। कब पूछे जा सकते हैं? 146 के अंतर्गत, 147, 148। तो 148 के अंतर्गत क्या है?
ऐसा कोई प्रश्न जो उस वाद या कार्रवाई से सुसंगत नहीं तो न्यायालय की विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं। किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि वह महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि यह अभियुक्त का आधार है कि क्या वह एक डकैत है, धारा 149, धारा 153, धारा 147, धारा 145। तो किसमें 149 में कहा गया। 149 क्या कहता है ये भी पढ़ लूँ। कहता है कि प्रस्तुत समस्या में भारतीय साक्ष्य 149 पर आधारित है, जिसके अनुसार कोई भी प्रश्न जैसा कि धारा 148 में अंतर्विष्ट नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास सोचने हेतु युक्त आधार न हो कि वह लांछन जिसका उसने प्रमाण होता है सुआधारित है। यदि किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा मामले के किसी महत्वपूर्ण साक्षी के डकैत होने की सूचना दी जाती है तो उस साक्षी से यह पूछने का युक्त आधार है कि क्या वह डकैत है। धारा 153 में सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन, धारा 145 के पूर्वोत्तर लखन कथनों के बारे में परीक्षा, धारा 147 में साक्षियों का उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा से प्रावधान है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में गवाह से यह प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त आधार है कि वह डकैत है। एक बैरिस्टर को एक अटॉर्नी द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। एक प्लीडर को एक व्यक्ति के न्यायालय में सूचना देता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। प्लीडर द्वारा किए गए प्रश्न को जानने या सूचना पाने वाले कथन को संतोषजनक कारण देता है। एक गवाह जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है से अचानक यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। एक गवाह जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है से अपने जीवन के तरीके और जीविका के साधनों के बारे में पूछने पर असंतोषजनक उत्तर देता है। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखो क्या है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी गवाह जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, अटक पचलू प्रश्न, रैंडम प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह डकैत है। इस प्रश्न के लिए युक्त आधार नहीं है। 149 का दृष्टांत गा, ये खूब इंपॉर्टेंट है। 149 का गा। अब युक्त आधारों के बिना अधिवक्ता प्रश्न, इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा आपको। प्रश्न पूछने पर न्यायालय की क्या प्रक्रिया, न्यायालय उन्हें नहीं लिखेगा, शांति से सुनेगा, स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा, पूछने देगा, स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। धारा 150 के अनुसार ऐसी स्थिति में न्यायालय मामले की परिस्थितियां उच्च न्यायालय या कोई अन्य अधिकारी बैरिस्टर, प्लीडर या वकील या अटॉर्नी के विस्तृत प्रयोग के अधीन रिपोर्ट करेगा। अतः न्यायालय स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। फिर क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के अंतर्गत न्यायालय अवशिष्ट एवं कलात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है। ये विवादक तथ्यों से संबंधित हो, ये अभियुक्त के चरित्र से संबंधित हो, अभियुक्त को आपत्ति न हो, अभियोजक इसकी मांग करे। तो इसमें क्या होगा, ये विवादक तथ्य से संबंधित होने चाहिए। धारा 151 के अनुसार न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का पूछताछ कर जिन्हें वह अशिष्ट और कलंकात्मक समझता है, चाहे प्रश्न की जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हैं या निषेध करेंगे, जब तक कि वे विवादक तथ्यों के उन विषयों के संबंध में ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अशिष्ट और कलंकात्मक 151 के धारा के अंतर्गत विधिक सलाहकार गोपनीय 127 के, अपमानित और असहित 155 में, ठीक है, शिष्ट और अशिष्ट सबूत का भार 106 में विशिष्ट। तो ये इसमें क्या पूछा, सही सम्मिलित, तो ये तीनों गलत है। इसमें अशिष्ट और कलंकात्मक 151 में दिया है। इसमें क्या दिया है, पढ़ो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न के बारे में प्रावधान करती है। धारा 127 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि 126 का प्रावधान दुभाषियों पर लागू होता है तथा धारा 155 साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप के बारे में तथा 106 विशेषता ज्ञात तथ्य के साबित करने के बाद संबंधी प्रावधान है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट आ जाओ।
क्या कहता है, गवाह की परीक्षा के समय कैसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा? जो अपमानित करने के आशय से पूछा गया, जो क्षुब्ध करने के आशय से, जो अनावश्यक रूप से संतापकारी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। 152 के अनुसार गवाह की परीक्षा के समय निम्नलिखित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। वह अपमानित करने के आशय से पूछा गया, वह क्षुब्ध करने के लिए आशय से पूछा गया, वह अनावश्यक रूप से संतापकारी हो। तो ये 152 में दिया है। अब आ जाओ, क्या कहता है कि अपमानित और क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न किसी साक्षी से पूछे जा सके। मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर निषेध करेगा जो ऐसा प्रतीत होता कि अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित या तथापि रूप से न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक और तौर पर संतापकारी है। इस प्रकार पूछा परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण में ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है कि सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न अभी बताया हूँ। 151 में साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, तो किस में अधिक्षेप करते हो? 155 में अधिक्षेप कहाँ करते हो? 155 में। अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्न 152 में। पक्षकार अपने ही साक्षी से होस्टाइल विटनेस 154 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे सॉरी, डी हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। falsus in uno, falsus in omnibus, falsus in uno, falsus in omnibus, falsus in uno, falsus in omnibus का मतलब क्या होता है? यह कि एक तथ्य सत्य है और दूसरा तथ्य असत्य, दूसरा साक्ष्य असाक्ष्य नहीं है। यह एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य है। यदि एक तथ्य सत्य है तो पूरा साक्ष्य सत्य है। ओमनीबस, यदि एक तथ्य सत्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य होगा। यही कहता है। और फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक बात में झूठ तो सब झूठ। एक ओमनीबस, फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनीबस। फाल्सस इन यूनो मतलब संगठित होना, एक होना। तो अगर एक चीज़ गलत है तो पूरा ओमनीबस, पूरी चीज़ें झूठ हो जाएंगी। सामान्य कानून में यह कानूनी सिद्धांत है कि एक गवाह को किसी मामले के बारे में गलत तरीके से गवाही देता है तो किसी भी मामले के बारे में गवाही देने के लिए विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कि किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, तो वो क्या करता है? वो इनकार कर देता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया जाता है। ग्राह्य होगा, क्या होगा? ग्राह्य होगा। यदि प्रतिवादी का साक्षी है, ग्राह्य होगा या अग्राह्य होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? अग्राह्य होगा। क्यों होगा? देखो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है? यह दर्शित करने के लिए कि कोई बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य अग्राह्य होगा। दृष्टांत खा के धारा 153 के उपबंध करती कि जब किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखा और उसने उसका उत्तर दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता तो उस पर उसका मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा के अधीन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? तो कौन? 154, जब वह होस्टाइल विटनेस हो जाता है। देखो क्या कहता है? 154 के अनुसार वह पक्ष जो साक्षी को बुलाता न्यायालय की अनुमति से अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर सकता है। ऐसे साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहेंगे जिसको बुलाने वाले पक्षकार से ही प्रतिपरीक्षा की जाएगी।
पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है प्रतिकूल साक्षी, प्रभावित साक्षी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है, जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। पंचम बनाम AIR 1930 में क्या निर्धारित किया गया कि पक्षद्रोही साक्षी वह है जो अपने साक्ष्य देने के ढंग से यह जाहिर करता है कि वह न्यायालय को सच बताने का इच्छुक नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी के बारे में बताता है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है? 154। इसको तो देखते ही मार दोगे। पक्षद्रोही साक्षी कौन सा? 154 में। 134 में साक्षियों की संख्या, 155 में साक्षियों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगा देगा, 157 में पूर्वोत्तर कथन के संबंध में उसका उपबंध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। इकबाली साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए, अवश्य संपोषित होना चाहिए, विश्वसनीय अवश्य हो तथा अधिसंभाव्य संपोषित ग्राह्य नहीं है। इसमें कौन सा? पहला और दूसरा। एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए तथा उसे अनिवार्य संपोषित भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। पक्षद्रोही साक्षी वह है जो सत्य नहीं बताता, विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है। नेक्स्ट क्या है? उस पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है जिसने उसे साक्षी के रूप में बुलाया है, सत्य बताने वाले इच्छुक नहीं है, और उनके विरुद्ध कहता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या कहता है कि पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रत्यक्ष प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा में नहीं है, किंतु 154 में पक्षद्रोही साक्षी से न्यायालय की अनुज्ञा से प्रश्न पूछे जाने का उपबंध किया गया जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा किया जा सकता है। यह केवल तभी होता जब कोई साक्षी पक्षद्रोही हो। सत्याप्या बनाम दिल्ली प्रशासन के राज्य में के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि पक्षद्रोही गवाह उसे कहते हैं जो उसे बुलाया है और उसके खिलाफ बात करता है, उसके कहने से सत्य नहीं बताता है, तो उसे कहेंगे होस्टाइल विटनेस। अब आ जाओ 1872 की धारा। पक्ष विरोधी साक्षी के साक्ष्य किसी भी उद्देश्य के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता, अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता, केवल बचाव पक्ष के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता, अभियोजन बचाव पक्ष के दोनों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है, दोनों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? क्या कहता है? धारा 325 भारतीय दंड संहिता के मामले में मृत्यु परीक्षा के दौरान पीड़ित अभियोजन प्रकरण से इनकार करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत लोक अभियोजक पीड़िता को सूचक प्रश्न कर सकता है? 139, 144, 154, 165। तो 154 के तहत कर सकता। कैसे कर सकता? अब वो नीचे देखो, पढ़ लो। 154 में पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछने का प्रावधान है, परंतु यदि धारा 325 भारतीय दंड संहिता के मामले में मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़ित अभियोजन प्रकरण से इनकार करता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत लोक अभियोजक पीड़ित से सूचक प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अभियोजन पक्ष अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती? मुख्य परीक्षा में जब साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया हो, पुनः परीक्षा में किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? जब साक्षी को क्या पक्षद्रोही घोषित किया गया हो। नेक्स्ट आ जाओ। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न पूछने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता और उस साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने का अपने विवेकानुसार अनुज्ञा देता जो प्रतिपरीक्षा में प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन के पक्ष को अपने साक्षी से प्रश्न पूछने की अनुमति तब दी जाएगी जब वह साक्षी पक्षद्रोही हो जाता। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर को क्या माना था? ए माना था, जो असत्य है। क्या कहता है ये?
फिर उसके बाद साक्ष्य अधिनियम के पक्षद्रोही साक्षी का कथन सुसंगत है, विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, कोई साक्षिक मूल्य नहीं रखता, तो ये विश्वसनीय है। फिर इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित उपबंध करती है। 2006 में 154 में दो जोड़ी गई, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति पक्षकार अपने ही साक्षी से परीक्षा कर सकता है। पक्षद्रोही धारा 154 की कोई भी बात ऐसे अनुज्ञात व्यक्ति के पक्षकार जो ऐसे साक्षी के किसी साक्ष्य या उसके भाग पर निर्भर रहने से ना रह गया, अर्थात विकल्प बी सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है कहता है कि 1872 में पक्षद्रोही साक्षी का कथन असंगत है, आधारित हुआ जा सकता है, आधारित नहीं हुआ जा सकता, कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं, आधारित हुआ जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता, आंशिक रूप से खारिज किया जा सकता, आंशिक रूप से स्वीकृत किया जा सकता, सावधानी पूर्वक विचारित है और संपुष्टि होनी होती है, तो इसमें डी हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस संशोधन द्वारा, तो किसमें 154 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 और धारा 159 में संशोधन नहीं किया गया, जबकि 90A में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया है। धारा 92 के अनुसूची द्वारा अंतः स्थापित किया गया। 154 में 2006 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन करके 1-2 परिवर्तित किया गया। फिर उपधारा 2 जोड़ी गई। वास्तव में अधिनियम संख्या 2006 के मूल रूप से आपराधिक विधि के अधिनियम 2005 था। इसे अधिनियम संख्या का वर्ष 2006 के रूप में 16/4/2006 से प्रभावित बनाया गया। उपधारा 2 में यह उपबंध किया गया कि इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति के साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं रखेगी। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। तो 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, 137 मुख्य परीक्षा के बारे, 151 अशिष्ट कलंकाता, 154 विश्वसनीय साक्षी पर अधिक्षेप। तो कौन सा सही नहीं है? विश्वसनीय साक्षी पक्षद्रोही साक्षी पर अधिक्षेप वाला यही 154। 113 भी दहेज मुख्य परीक्षा अशिष्ट कलंका और पक्षद्रोही साक्षी दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है कि वर्ष 2000 में पारित संशोधन कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित प्रावधानों के समाप्त कर दिया गया। 152 को समाप्त कर दिया गया, 153 को, 154 को, 155 को। तो 155 के 4 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 के 155 को 2002 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में किस वाद में अभियोजन साक्षी अभियोजन की मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जेसिका लार मर्डर केस, सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे सॉरी, इसी पे अभी 8 का ही छूटा है। जेसिका लाल हत्याकांड में घटनाक्रम बहुत ही उतार चढ़ाव था और चर्चित रहा। 29 अप्रैल 1999 की रात दक्षिण दिल्ली के स्थित कुतुब कोलेनेड रेस्तरां में जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 9 अभियुक्तों को क्या कर दिया? दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि अभियोजन ने साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दे दिया था। 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की और अंत में 18 दिसंबर 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई और उच्चतम न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार था। जेसिका लाल के बाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? तो कौन सी? 159 लागू नहीं होती। इसमें स्मृति ताज़ा करना, मतलब वो पढ़ा लिखा ही नहीं तो कैसे दस्तावेज को देख के स्मृति ताज़ा कर ले। 159 में क्या के अनुसार साक्षी जो अपनी स्मृति से ताज़ा करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे वह परीक्षणाधीन स्थिति में अपने द्वारा लेखबद्ध लेख को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता तथा वह किसी अन्य द्वारा तैयार लेख को भी दे सकता है जो उस साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया है तथा जिसका साक्षी होना वह जानता था कि किसी निरक्षर साक्षी द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है। अतः यह धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति को पुनः ताज़ा करने से संबंधित? तो 159 है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित किस साक्षी की किसमें साक्षी के साक्ष्य के द्वारा स्मृति ताज़ा है? 159, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी को कोई भी ऐसा लिखित विवरण देखने का अवसर दिया जाता है जो घटना या उस समय तैयार किया गया था। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया? तो ये भी जानते हो 159 में किया गया होगा। 159 में, इसको छोड़ दो। फिर आ जाओ स्मृति ताज़ा 159 में पढ़ ही चुके हो, इसको भी छोड़ दो। हाँ, अब ये आ जाओ। ये क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। याददाश्त को पुनः ताज़ा करना, तो याददाश्त को पुनः ताज़ा करना किस में हो जाएगा? पहले में हो जाएगा 159 में। मृत्युकालिक घोषणा 32(1) में, तीसरे में हो जाएगा। सूचक प्रश्न कहाँ हो जाएगा? 141 में। पक्षद्रोही साक्षी 154 में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। फिर आ जाओ। फिर पूछता है मिलाने के लिए, तो 159 में अभी बताया हूँ स्मृति ताज़ा करना, 154 में होस्टाइल विटनेस अभी बताया हूँ, 60 में मौखिक साक्ष्य पहले पढ़ा चुका, 141 में सूचक प्रश्न, इसमें कुछ बताना है ही नहीं। स्मृति ताज़ा करने के लिए साक्षी को कोई भी ऐसा लिखित विवरण देखने का अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया। यह प्रावधान किसमें किया गया? देखने के लिए दिया जाएगा, तो 159 में। अब इसको पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के किसी साक्षी को परीक्षा के समय घटना के साथ या घटना के समय लेखबद्ध विवरण देखने का अवसर दिया जाता तो इसे स्मृति ताज़ा करना कहते हैं। ऐसे लेखबद्ध कथन जो घटना के समय स्वयं तैयार किया गया था को कथन को देखकर सभी साक्षी स्मृति ताज़ा करना चाहता तो वह न्यायालय की अनुमति से देख सकता तथा धारा 160 के तहत साक्षी किसी भी दस्तावेज में वर्णित तथ्य का साक्ष्य दे सकता है, किंतु उसे विश्वास होना चाहिए कि वर्णित सही रूप में लिखे गए। धारा 158 ऐसा व्यक्ति कथन करता है जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, जैसे मृत्युकालिक कथन, जो ऐसा तथ्य है जो उसका समर्थन या खंडन करने का साबित किया जा सकता है। 166 जूरी या सदस्यों से प्रश्न करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विधि के अनुसार सही है? अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। किसी साक्षी की परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठीक है, न्यायालय किसी पक्षकार से अपने ही साक्षी से प्रश्न करने की अनुज्ञा दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा परीक्षा में किया गया। उपयुक्त में से सभी, ये क्यों है? उपयुक्त में दिए गए वक्तव्य विधि अनुसार सभी सत्य है। साक्ष्य अधिनियम की 133 अपराधी व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता, कल ही पढ़ाया था। बी में 143 के अनुसार सही है तथा धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी का प्रावधान करता है। नेक्स्ट आ जाओ। A witness summoned to the proceed of document can refuse to bringing it before the court on the ground that the record is question is unqualified record. The record is question released to an affair to of state. The record is admissible. None of the above. तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 के अनुसार किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में है और अध्याधीन है और उसे न्यायालय में पेश किए जाने की उसकी ग्राह्यता पर आक्षेप होने जिसका निर्धारण न्यायालय
न्यायालय द्वारा किया जाएगा, अर्थात उसे लाने से इनकार नहीं कर सकता। पुनः यदि उसे साक्ष्य में पेश करने से इनकार कर दिया तब 164 के अनुसार वह उस साक्ष्य का अन्य पक्ष या अन्य न्यायालय में अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे गए प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को हमेशा प्रतिपरीक्षा का अधिकार होगा। केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार होगा। प्रतिपरीक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई भी आक्षेप लगाने का अधिकार होगा तो केवल न्यायालय की अनुमति से होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अनुसार सुसंगत तथ्यों की उचित सबूत प्राप्त करने के लिए न्यायालय किसी भी साक्षी या पक्षकार को कोई भी प्रश्न किसी भी समय किसी भी रूप में पूछा जा सकता। कोई भी पक्षकार या उसका अभिकर्ता ऐसा प्रश्न का आक्षेप के बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और ना ही किसी ऐसे प्रश्न का प्रत्युत्तर देगा जो किसी भी उत्तर में पर किसी भी साक्षी को न्यायालय में इजाज़त के बिना प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। अर्थात प्रतिपरीक्षा में केवल न्यायालय की अनुमति से ही न्यायालय द्वारा पूछा जा सकेगा। किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीशों की शक्ति। तो किसमें कहेगा न्यायाधीश प्रश्न और उसको करने के? 165 में। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति होगी? तो ये किस में हो जाएगा? 165 में हो जाएगा। सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट confirms वेस्ट द unrestricted power on the trial court put any question he please to any witnesses 157, 164, 160, 165। तो किस में दिया है? 165 में दिया। इसका डिटेल पढ़ लो क्या कह रहा है। डिटेल ये कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अनुसार न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलने के लिए उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी के पक्षकार के सुसंगत या विवादक तथ्यों के बारे में कोई भी प्रश्न चाहे पूछ सकेगा या किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकेगा। न्यायालय की यह बहुत ही विस्तृत और अद्बंधित शक्ति है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत और असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं? तो किस में कहता है? 165 में। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के न्यायाधीश में एक को गवाहों या पक्षकारों के समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार गवाहों से या पक्षकारों से सवाल पूछने का अधिकार है। प्रासंगिक तथ्यों के उचित प्रमाण को खोजने या प्राप्त करने के उद्देश्य से गवाहों को पक्षकारों के समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार है। अपनी मर्जी से गवाहों अथवा पक्षकारों से सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि यह भारत कॉमन लॉ सिद्धांतों को मानती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ये एविडेंस का लास्ट वो है क्लास है और लास्ट क्लास का लास्ट पेज है। इसके बाद एविडेंस घटना चक्र से समाप्त हो जाएगा। न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने और सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी के किसी भी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति दी गई? तो किस में दी गई? 165 में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बा पर किसी करार के आधार पर आ वाद लाता और यह बा को उसे पेश करने की सूचना देता। विचारण में आ उस दस्तावेज की मांग करता और बा उसे पेश करने से इनकार करता है। आ उसकी अंतर्वस्त्र को द्वितीयक साक्ष्य देता है। आ द्वारा दिए गए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए बा के दस्तावेजों को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह दूसरे पक्षकारों की सम्मति से ऐसा कर सकता है। वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। बी और सी दोनों, वो बी और सी दोनों हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा या उपबंध करती है कि साक्ष्य अनुचित ग्रहण और अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारक नहीं होगा? तो कौन सा करता है? 167 करता है। अब इसका वो पढ़ लो, डिटेल पढ़ लो।
डिटेल क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 167 के अनुसार किसी भी साक्ष्य के अनुचित रूप से ग्रहण अग्रहण किए जाने के आधार पर सिविल और दंडिक दोनों कार्रवाइयों का कोई नवीन विचारण नहीं होगा। 161 में स्मृति ताज़ा करने के बारे में प्रयुक्त लेख के प्रति परीक्षा के अधिकार है। 165 में प्रश्न करने और पेश करने के आदेश देने की न्यायालय की शक्ति है। 166 में जूरी असेसर से प्रश्न पूछने की शक्ति का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 167 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? साक्ष्य अनुचित ग्रहण और हमेशा विनिश्चय उल्टे जाने के लिए आधार होता है। साक्ष्य अनुचित ग्रहण और हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार होता है। नेक्स्ट आ जाओ। और क्या कहता है? साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हमेशा नवीन विचारण के लिए अच्छा आधार होता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण स्वयं ही मामले के नवीन विचारण के लिए आधार होगा, और यदि न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया या प्रतीत होता है कि आक्षेपित और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने था श्रेष्ठ साक्ष्य था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वप्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित कौन निर्देशक वाद है? ये खूब इंपॉर्टेंट है। जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अमृत वनस्पति बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हार्वेल बनाम फालमाउथ होट कंस्ट्रक्शन, स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। तो स्कॉट बनाम कैथरीन डॉक्स कंपनी का ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ न्यू ट्रायल रिवेल्स ऑफ एनी डिजायर कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड बोथ ए एंड बी। तो इसमें कौन हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा। 167 के अनुसार साक्ष्य का अनुचित ग्रहण करना ग्रहण स्वयं किसी मामले के नवीन विचारण के लिए किसी विनिश्चय के उल्लेख करने का अधिकार नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन और घटना चक्र से इंडियन एविडेंस घटना चक्र का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जायरा शेख किस में प्रमुख गवाह थी? बेस्ट बेकरी केस में, बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस में, सुखाराम बेमल संपत्ति में, गुर्जर सिंह। तो बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस खूब पूछा है ये क्वेश्चन। बेस्ट बेकरी रीट्रायल 2006 का निर्देशक वाद है। मुंबई विशेष न्यायालय ने इसमें 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया था तथा 8 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया था। जायरा शेख में इसमें गवाह थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अभय तापसी ने जायरा शेख और उसके परिवार के लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो इस प्रकार एविडेंस का द एंड आज हो गया घटना चक्र से। द एंड हो गया घटना चक्र, पूरा एविडेंस का समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपके लिए एविडेंस का प्री मैं पूरा तैयार कर दिया हूँ। एक लेक्चर जो मैं लेक्चर दे रहा था एविडेंस का, तो 2 लेक्चर और बचे हैं। उस तरीके से बेयर एक्ट भी आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, घटना चक्र भी पूरी ख़त्म हो गई। अब आपकी मेंस की है, तो रोज़ पर डे मैं एक क्वेश्चन मेंस का देता रहूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं उनका नुकसान तो नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है। उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे होगा ही होगा। ठीक है। और अगर मेरा मदद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। जितने लोग जुड़े हैं उनको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।